हेलो कैंपियंस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस नीट 2024 की जर्नी में हम पहुंच चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर पे। ये चैप्टर अपने आप में बेहद खास है और बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है जब आप फिजिक्स के फील्ड में अगर आप बात करें, क्योंकि न्यूटन ना होते तो न जाने क्या क्या ना होता, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूटन इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं, फिजिक्स में भी हैं, ठीक है, और फिजिक्स के मैकेनिक्स में है, ऑप्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में है। तो देखो ये तो भाई न्यूटन ही बता सकते हैं कि वो इतने जो है मल्टी डायमेंशन कैसे थे, कैसे उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेंड किया होगा। ठीक है, हम लोग तो छोटे मोटे सब्जेक्ट में ही फंसे पड़े हैं। बहरहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। देखिए, इस चैप्टर में सबसे मेनली जो पार्ट होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे लॉज ऑफ मोशन की एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपको एक सिचुएशन दी जाती है जहां पर आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, फोर्स के कंपोनेंट, बॉडी का मोशन, ये सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जीरो से हम लोग हीरो तक पहुंचेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज हम लोग जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के फंडामेंटल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग एक कंफ्यूजन दूर करेंगे जो हमारे दिमाग में एक सवाल बना रहता है कि सर मास और वेट को लेकर क्या डिफरेंस है। ये समझ में नहीं आता है कि मास क्या है, वेट क्या है। क्योंकि जब हम लोग जो है सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदने जाते हैं तो मैंने सब्जी वाले को कहा कि भाई 5 किलो टमाटर दे दो, तो सब्जी वाले ने मेरी तरफ ऐसे देखा। ठीक है, आप भी ऐसे ही देख रहे होंगे क्योंकि टमाटर बड़े महंगे हो गए हैं। अपार्ट जोक अपार्ट, हम बात कर रहे हैं कि जब हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम कहते हैं 5 किलो टमाटर दे दीजिए। एक्चुअल में जो वो वेइंग बैलेंस है वो वेट को मेजर करता है, मास को मेजर नहीं कर रहा है। तो यहां सवाल उठता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। बेसिकली किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर है उस मैटर का जो कंटेंट है, यानी कि कितना, आप कह सकते हैं हिंदी में कितना पदार्थ है। चलिए एक मैटर ले लेते हैं और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक कांच का ग्लास है और मैं धीरे धीरे इसमें पानी भरता चला जाऊं तो यानी कि इसके अंदर जो मैटर है वो बढ़ रहा है। तो मैटर का जो कंटेंट है उसकी जो मैं मेजरमेंट करूंगा तो उस चीज को एक्चुअली मैं मास कहूंगा। लेकिन वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो अर्थ ने इस बॉडी पर लगाया टुवर्ड द सेंटर। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द वेट, तो वेट क्या है? एक फोर्स है। और जबकि मास क्या है? मास क्या है? कंटेंट ऑफ मैटर है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मास क्या है। मास, पहला डिफरेंस देखिए क्या है, मास कैन नेवर बी जीरो। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि दुनिया में अगर रहना होगा तो मास होना चाहिए। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूनिवर्स में किसी भी बॉडी के लिए अगर एग्जिस्ट करने की कोई फंडामेंटल अगर रिक्वायरमेंट है तो वो है मास। विदाउट अ मास अ बॉडी कैन नेवर बी एग्जिस्ट। ये बात आपको याद करनी है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, वेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है। एज इन स्पेस नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेट बिकम जीरो। यानी कि कहीं पर अगर ग्रेविटी ना हो तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि मास जीरो नहीं है जबकि उसका वेट जीरो है। और मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी बॉडी का मास एक्सपीरियंस सॉरी नहीं कर सकते। हम किसी भी बॉडी के लिए क्या एक्सपीरियंस करते हैं? हमेशा हम वेट को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेट वो फोर्स है जो प्लैनेट ने हमारे ऊपर लगाया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मान लीजिए आप किसी कुर्सी को ऊपर उठा रहे हैं तो आप उसका क्या फील कर रहे हैं? आप उसका वेट फील कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो दीज 2 पॉइंट्स शुड बी क्लियर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, whereas weight is a vector quantity, it has magnitude and direction towards the center of earth। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए अगर वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सो वेट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। चलते हैं आगे डिफरेंस की तरफ। अगला डिफरेंस देखिए क्या है? मास इज कॉमनली मेजर्ड इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। मास को जो है कॉमनली किलोग्राम और ग्राम में मेजर किया जाता है। एंड वेट इज कॉमनली मेजर्ड इन न्यूटन, बिकॉज वेट क्या है? वेट एक फोर्स है।
मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यानी कि जगह के बदलने से मास में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आता है, जबकि वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे या फिर आप किसी टनल के अंदर जाएंगे तो आपका वेट एक्चुअल वेट से डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात, द मास में बी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस, एक ऑर्डिनरी बैलेंस का यूज करके आप मास को मेजर कर सकते हैं। वेट इज मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, और वेट को मेजर करने के लिए आप एक स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस जिसके बारे में हमने आपको बताया कि मास और वेट के बारे में जो कंफ्यूजन रहता है उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा हमने दूर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट मास की। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास। देखिए चंद्रमा यानी कि जो चांद है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, मून की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको बड़ा छोटा सा दिखाई देता है। तो क्या हम उसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो इसके पीछे का जो फिजिकल कंसेप्ट है, आइए मैं उस कंसेप्ट के बारे में आपको बताता हूं। तो हम क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बॉडी के जो है, किसी बॉडी के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये पेन हम कह रहे हैं कि ये पेन यहां से यहां तक जाता है, तो अगर इस पेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस अगर इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पॉइंट मास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। और पॉइंट मास की जो कंसेप्ट है, हम ये कहना चाहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो डायमेंशन, यानी कि उसके साइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट मास इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। ये बात याद रखिए, पॉइंट मास नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ ये हमारे एक क्या है, इमेजिनेशन है, या आप कह सकते हैं ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। बातों को आगे बढ़ाना होगा और आगे हम बात करना चाहेंगे इनर्शिया के बारे में। जी हां, इनर्शिया एक ग्रीक वर्ड है और इनर्शिया का मतलब आता है टू रेजिस्ट, यानी कि ओपोजिशन। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है, इनहेरेंट इनएबिलिटी। इनहेरेंट इनएबिलिटी मतलब अंदर छुपी हुई एक ऐसी काबिलियत, ना कर सकने की काबिलियत, ठीक है। मतलब हम इसको अगर इसको थोड़ा हिंदी में समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ना कर पाने की क्षमता, ठीक है भाई। अगर आप किसी चीज को कर सकते हो तो एबिलिटी हो गई, और आप किसी चीज को नहीं कर पा रहे हो तो वो इनएबिलिटी हो गई। तो यानी कि इनर्शिया क्या है, एक इनहेरेंट इनएबिलिटी है। क्या है, इनहेरेंट इनएबिलिटी। जी हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं हम लोग, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia। अब आप साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो क्या साइकिल अपना मुड़ जाएगी? नहीं रे बाबा, कैसे मुड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। एक बॉल है, वो बॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, तो क्या वो बॉल अपने आप रोल होते हुए आगे चले जाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है, ठीक। एक क्रिकेट की बॉल आपकी तरफ तेजी से आ रही है, तो क्या वो अपने आप सुपरमैन की तरह ऐसे पावर दोगे तो क्या हवा में रुक जाएगी? नहीं, उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना होगा। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? एक इनहेरेंट इनएबिलिटी है, या एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकती। अगर वो मूविंग स्टेट में है तो अपने आप रुक नहीं सकती, और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को अपने आप चेंज कर सकती है। तो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है, याद रखिएगा। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इस बात पर आप जो है मुझसे जो है बहस कर सकते हो, आप बोलोगे सर कैसे हो जाएगा, ये तो बात आपने गलत लिखी है। गलत नहीं है, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी दैट बॉडी विच डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, और सवाल क्या है कि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? अ क्वांटिटी विच कैन मेजर इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, लेकिन हम इनर्शिया को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह रहे। इनर्शिया बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको बुखार आ जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ, आप डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब ठीक है बदन में बेचैनी हो रही है, डॉक्टर साहब गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे, और उस टेम्परेचर के बेसिस पे ये बताएंगे कि आपको फीवर है या नहीं है। तो डॉक्टर ने मेजरमेंट किसकी की? टेम्परेचर की मेजरमेंट की, ना कि डॉक्टर ने फीवर की मेजरमेंट की। ठीक उसी तरीके से हम लोग मास की मेजरमेंट करके ये बता सकते हैं कि इनर्शिया कम है या इनर्शिया ज्यादा है। सो आफ्टर ऑल हम मेजरमेंट किसकी कर रहे हैं? मास की कर रहे हैं, इनर्शिया की नहीं कर रहे हैं। सो याद रखिएगा, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बात आपको याद करनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात मैंने आपको बताई। इनर्शिया हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, क्योंकि जब ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो ना तो इसका कोई यूनिट है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। दूसरी बात करते हैं, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, वन इन मोशन एंड अनदर इज एट रेस्ट, possess same inertia because it is a factor of mass only and does not depend upon the velocity। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो डिफरेंट बॉडीज आपके पास हैं, एक बॉडी का मास और दूसरी बॉडी का मास दोनों इक्वल है, और एक बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी मूविंग स्टेज में है, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों का मास क्या है? सेम है। यह बात आपको याद करनी है। आगे बढ़ेंगे, इनर्शिया तीन तरह की होती है, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। तो इनर्शिया तीन टाइप के हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। क्या एग्जांपल है? पहला एग्जांपल देखिए, ये आप घर पे करके देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक इस तरह से ग्लास ले लीजिए और इसके ऊपर क्या कर दीजिए, एक पेपर रख सकते हैं आप, इसके ऊपर एक पेपर रख दीजिए तेजी से इस तरह से। ठीक है, ये एक इस तरह से कार्डबोर्ड रख सकते हैं या पेपर रख सकते हैं। चलिए मेरे पास एक बंच ऑफ शीट है, मैं उसको इसके ऊपर रख देता हूं। ये मैंने एक इस तरह से रख दिया ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कार्डबोर्ड नहीं है। अब इसके ऊपर सिक्का रख दीजिए, जब आप इसको तेजी से खींचेंगे तो वो जो सिक्का होगा वो अंदर गिर जाएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। किसको बताता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब आपने तेजी से कार्डबोर्ड हटाया है ना, जब आपने तेजी से कार्डबोर्ड हटाया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जो बॉडी है आपकी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही रहा। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, जब आप इसको तेजी से हटाएंगे, तेजी से बहुत तेज हटाना है। अब यहां ये एक्सपेरिमेंट इसलिए सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि यहां पर मैं इस ग्लास को थोड़ा स्टेबल रखना पड़ेगा, और जैसे मैं इसको इस तरह से वो करूंगा, ऐसे करूंगा, तो ये देखिए कप के अंदर गिर गया। तो ये है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है। आप एक काम कीजिए, ग्लास ले लीजिए, ग्लास के ऊपर इस तरह कार्डबोर्ड रख दीजिए और कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया। अब देखिए मैं इस पर बहुत तेजी से फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, इस बार सफल नहीं हुए, दोबारा करके देखते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, ठीक है, हम लोग लगे रहेंगे। दोबारा से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको जो है तेजी से मारना है। ये देखिए, ये आपकी बोट जो है ग्लास में चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो कार्डबोर्ड था वो तो मोशन में आ गया, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट था ये अपनी स्टेट को बदल नहीं पाया और अंदर गिर गया। कहां? ग्लास के अंदर। तो ये छोटा सा जो एग्जाम्पल है, ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा है किसके बारे में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में।
ठीक है, या आप कोई कपड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इस कपड़े को आप झाड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसमें से धूल के जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इस कपड़े को झाड़ा तो क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं पर रहे, ठीक है, लेकिन ये टी शर्ट नीचे की तरफ आ गई तो डस्ट पार्टिकल आपको हवा में नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आएंगे। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की के लिए। आप गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और गाड़ी अचानक से चल जाए तो आप पीछे की तरफ आपको झटका लगता है, ये किस वजह से है? क्योंकि आपका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो मोशन में आया, अपर पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं पर रहा, तो आपका लोअर पोर्शन आगे चला गया और पीछा या अपर जो पोर्शन है आपका वो पीछे की तरफ आपको लग रहा है कि कोई आपको पुश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से कोई एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया जो आपके साथ हर बार होता रहता है। ये बंदे को देखिए, ये बंदा जो है बिल्कुल सीट पे बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगे तो लोअर पोर्शन जो था, इसका जो लोअर पोर्शन था वो इमीडिएटली रेस्ट में आ गया, लोअर पोर्शन इमीडिएटली रेस्ट में आया, लेकिन अपर पोर्शन मोशन में था तो इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो एक फॉरवर्ड जो जर्क फील यहां पर हो रहा है, उस फॉरवर्ड जर्क की वजह से आप ये कह सकते हो कि यहां पर क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से है? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। सो देयर आर मेनी एग्जांपल जहां पर हम लोग जो है इनर्शिया को एक्सपीरियंस करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। आप देखिए, आप कार चला रहे हैं, ठीक है, और कार चलाते चलाते आपने स्टीयरिंग को मोड़ दिया, तो जैसे आप कार चला रहे हैं स्टीयरिंग को मोड़ दिया तो आप ऐसे हो जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपकी जो बॉडी है ना वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई अपना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको बाहर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, याद रखिएगा। सो मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स बताए, इनर्शिया के 3 डिफरेंट टाइप्स बताए, ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको, देखिए संवेग, मैंने थोड़ा बहुत हिंदी लिख दिया है, कोई बात नहीं। लीनियर मोमेंटम ये बताता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कंटेंट ऑफ मैटर कितना है, सॉरी कंटेंट ऑफ मोशन, नॉट मैटर, कंटेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। जैसे ये कांच का ग्लास है, अब ये कांच का ग्लास इस तरह से मेरे पास आ रहा है, कैच कर लिया मैंने, ठीक है। अब अगर ये तेजी से मेरे पास आए तो मुझे इस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको हल्के से गिराता हूं अपने हाथ पर ये, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ऊंचाई से गिराऊंगा तो इस बार मेरे को थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट फील होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, इस बार थोड़ा उंगलियों में कुछ महसूस हुआ। सो बेसिकली किसी भी बॉडी का जो आपका मोशन होता है या उसके अंदर कितनी मोशन है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है, और सेकेंडली इस चीज पर डिपेंड करता है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। तो जब भी हम बोलेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी, सो आर कंसर्न बेसिकली नॉट ओनली टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर कंसर्न regarding to the mass of the object and as well as to the velocity of the object। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो उस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंचा ले लेता हूं और उस कंचे को तेजी से आपकी तरफ फेंकता हूं, और मैं दूसरे एग्जाम्पल में एक छोटा सा पत्थर लेता हूं, उसको थोड़ा धीमे फेंकता हूं, तो आप देखेंगे कि आपको चोट बराबर लगी। तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो कंटेंट ऑफ मोशन था वो इक्वल था। इट मींस उनका लीनियर मोमेंटम क्या था, सेम था। जो कंचा था वो हल्का था तो आपने उसे तेज फेंका, जो पत्थर था वो भारी था तो उसे आपने धीमे फेंका। तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम बताता है किस चीज को, लीनियर मोमेंटम बताता है कंटेंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम में अगर आप किसी बॉडी को रोकना चाहते हो, ठीक है, यूनिट टाइम में अगर आप किसी बॉडी को रोकना चाहते हो तो कितना फोर्स आपको रिक्वायरमेंट है या कितना फोर्स जरूरी है, उतने अमाउंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यह बात आपको याद करनी पड़ेगी, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है।
It is also measured as the product of mass of the body and its velocity. That is, momentum is equal to mass into velocity. Momentum is equal to क्या है? Mass into velocity. If a body of mass m is moving with velocity v, then momentum is written as p vector is equal to mv vector, and it is a vector quantity and its direction is same as that of the direction of velocity. तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन किसकी होती है, जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होती है. अब ध्यान से देखना इस एग्जांपल को. मैं तेजी से भाग रहा हूं, तेजी से भाग के मुझे ऐसे आना है. देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तेजी से भागूंगा, तेजी से भाग के मुझे वापस आना है. सो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि यार यहां तो डायरेक्शन ही चेंज हुई है, यहां पर तो फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नहीं, जब मैं तेजी से गया, अब स्लो मोशन में देखिए, मैं तेजी से गया, स्लो मोशन में देखिए ऐसे, और मैंने इस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, तो मुझे यहां पर एक फोर्स लगाना चाहिए, मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा. विदाउट फोर्स मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता. तो चाहे आप किसी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में लाना चाहते हो, चाहे कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, उसको रेस्ट में लाना चाहते हो, चाहे कोई बॉडी मोशन कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आपको फोर्स की जरूरत होगी. और अगर ये काम आप यूनिट टाइम में करना चाह रहे हो, आप मोमेंटम को 1 सेकंड में चेंज करना चाह रहे हो, तो 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज करने के लिए जितना जो है आपको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, तो हम कहते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में आप कितना मोमेंटम बदलना चाह रहे हो, बेसिकली वो फोर्स होता है. तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली मोमेंटम को हम क्या कह रहे हैं, मोमेंटम को हम कह रहे हैं कि एक यूनिट टाइम में अगर आप किसी बॉडी को, ठीक है, उसके मोमेंटम को चेंज करना चाह रहे हो, तो जितना चेंज इन मोमेंटम होगा बेसिकली वो फोर्स के इक्वल होगा. बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में. यूनिट जो है इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. एसआई यूनिट जो है और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है. डायमेंशन फॉर्मूला mlt-1 है. इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम मोमेंटम, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो ये बात याद रखिएगा कि वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. जो हल्का होगा वो ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है, और जो भारी होगा वो थोड़ा धीमे चलेगा. और मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ इस तरह से आएगा अगर मोमेंटम क्या है, उनका कांस्टेंट है, या आप कह सकते हैं सेम है. अगर जो है मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. फॉर डिफरेंट बॉडीज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी सेम है तो आप याद रखिए V कांस्टेंट है, तो P और M के बीच में जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. तो ये बहुत सारी बातें हमने की. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात भी कर लेनी चाहिए. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूड टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में तब तक बनी रहेगी, तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि उसकी स्टेट को बदलने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर एक वर्ड आया है फोर्स. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि सर फोर्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझिएगा, इफ नो नेट फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, दैट इज द बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट. यानी कि फोर्स की जरूरत किस चीज के लिए है, एक्सेलरेशन के लिए है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया एंड राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. इनर्शिया के टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेकिन सवाल उठता है कि सर फोर्स क्या है, सवाल उठता है कि फोर्स क्या है. तो बेसिकली फोर्स क्या है, एक पुश या एक पुल है. फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट. फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुश या फिर पुल. यानी कि एक धक्का या एक खिंचाव है जो बाहर से लगाया गया हो. सो बेसिकली फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. अब फोर्स कितने काम कर सकता है भाई, फोर्स कितने काम कर सकता है, प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट. या तो पैदा करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, क्या, मोशन, ठीक है, ट्राई टू प्रोड्यूस और प्रोड्यूस द मोशन. दूसरा है स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो रोकता है या रोकने की कोशिश करता है.
चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या तो डायरेक्शन बदलने की कोशिश करता है या डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये बात थी फोर्स के कितने डिफरेंट टाइप्स थे। आज के लेक्चर को अगर समराइज किया जाए तो आज हमने मास और वेट के बारे में डिफरेंस पढ़ा, आज हमने इनर्शिया के बारे में बात की और इनर्शिया को जाना कि इनर्शिया कितने डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। साथ ही साथ हमने इनर्शिया के कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स भी कोट किए और उसके अलावा हम लोगों ने आज मोमेंटम की बात की और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की कि फोर्स क्या है। अगले वीडियो में जानेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को और किस तरह से फोर्स और मोमेंटम को रिलेट किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल के लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम डिटेल में बात करेंगे जो है न्यूटन के सेकंड लॉ की और साथ ही साथ उसको डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करने की टेक्निक भी जानेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा।